हेलो एवरीवन। आज जो मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज द बोनस एक्ट 1965। ये जैसे आपने लेबर लॉ का जो टॉपिक देखा है, चैप्टर देखा है, जैसे सेटिंग अप ऑफ पार्ट बी में जो है उसके अंदर लेबर लॉ करके एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको 14-15 छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे। ये उसमें से वन ऑफ द एक टॉपिक है दैट इज द बोनस एक्ट 1965। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोनस एक्ट। जैसे कि नाम से ही लगता है कि ये बोनस मतलब एक एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट के वे से दिया होगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द मेन इंटेंशन ऑफ द बोनस एक्ट इज टू गिव एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज जनरली देखो क्या होता है, अगर मैं एज एन एम्प्लॉय मैं कहीं पे भी अगर जॉब कर रहा हूं ना, सो एवरी मंथ मुझे मिलता है सैलरी। ठीक है, ऑब्वियसली तो मैं 30 डेज काम करूंगा, 30 डेज काम करने का मुझे एक रेम्यूनरेशन दिया जाएगा विच इज नोन एज अ सैलरी और वेजेस। लेबर की टर्म में आप देखोगे तो उसको वेजेस बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा महीना काम किया और मैंने वेजेस रिसीव किया। लेकिन देखो कैसा होता है, आप जब पूरे साल काम करते हो तो आपको पूरे साल का 12 महीने का हर महीने का सैलरी मिलेगा। लेकिन काफी टाइम ऐसा भी है और ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सोचता है। खाली ऑर्गेनाइजेशन में रह के सोचता नहीं, वो घर पे जाएगा ना तो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो बेनिफिट कैसे दिलाएगा वो भी वो सोचेगा। मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है और वो कंट्रीब्यूशन के सामने उनको एक साल का एक लमसम अमाउंट दिया जाता है विच इज नोन एज अ बोनस। बोनस देने का इतना जरूरत क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयर ऐसा भी बोल सकता है ना, तुम लोग को सैलरी तो दिया ना, तो तुम लोग ने एफर्ट डाला, उसका रिवॉर्ड दे दिया, अभी इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोग को। द थिंग इज कि आप जब एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट देते हो किसी भी पर्सन को, तो वो चीज एक मोटिवेशन के वे से काम करता है। और जब किसी को मोटिवेशन से काम करवाओगे ना आप, तो वो अपना 100% एफर्ट डाल के मैक्सिमम इनपुट दे के आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस। लेकिन यहाँ पे भी है ना, बोनस के भी बहुत सारे रूल्स है। अब बोनस ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते, कितना भी अमाउंट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कितना भी अमाउंट अगर दिया तो एम्प्लॉयर के लिए भी एक थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। सामने वाला ऑफिशियली कितना मांग सकता है उस पे भी रूल्स है। तो वो सब चीज आपको बोनस एक्ट के अंदर मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि एप्लीकेबल टू विच फैक्ट्रीज। अभी जैसे बोला जाता है कि बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज। क्वेश्चन इज कौन सी फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री की डेफिनेशन तो अगर मैं बोलूं तो बहुत ब्रॉड है, फैक्ट्री में तो बहुत कुछ आ सकता है। तो फैक्ट्री मतलब क्या, मेरे लिए फैक्ट्री का मतलब क्या होना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फैक्ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगा बोनस एक्ट उसको ही एप्लीकेबल होने वाला है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू दोज फैक्ट्रीज हु फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्ट्री एज अ फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अभी क्वेश्चन ये आता है कि फैक्ट्री मतलब क्या, तो फैक्ट्री एक्ट का मतलब फैक्ट्री किसको मैं बोलूं, तो यहाँ पे एक्ट में ये लिखा है क्या फैक्ट्री उन लोग उन जगहों को बोलो, उन प्रीमाइसेस को बोलो, वो एस्टैब्लिशमेंट को बोलो जो फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से फैक्ट्री है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरी फैक्ट्री है तो बोनस एक्ट मुझे एप्लीकेबल है, बट मेरे लिए फैक्ट्री का मतलब क्या, फैक्ट्री किसको बोलूं मैं, हर प्रीमाइसेस फैक्ट्री नहीं हो सकता है, हर एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री नहीं हो सकता है। तो फैक्ट्री उनको ही बोला जाएगा जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसके एक्ट की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, वो जो डेफिनेशन था है वही डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। और वो डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम लोग जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसको फैक्ट्री बोलेंगे। करेक्ट। तो ये एक्ट में कहीं ना कहीं कनेक्शन फैक्ट्रीज एक्ट में भी है।
क्योंकि ये एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट से ली गई है, अडॉप्ट की गई है, तो आपको वो मीनिंग वो एक्ट से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, और यहाँ पे उस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये एक छोटा सा फैक्ट्री है। अभी फैक्ट्री में भी कुछ नंबर्स भी तो होनी चाहिए, तो जैसे हम लोग वो देखते हैं कि फर्स्ट where there are 20 or more workers are employed on any day in a previous year। अगर लास्ट ईयर आपकी फैक्ट्री में अगर 20 से ज्यादा वर्कर थे, ठीक है, कितने से ज्यादा वर्कर, 20 से ज्यादा वर्कर, 20 और मोर वर्कर्स, अगर इतने वर्कर आपकी फैक्ट्री के अंदर थे, ठीक है, तो फिर ये जो भी फैक्ट्री है जो डेफिनेशन के हिसाब से 20 और मोर वर्कर्स वाले, वो सब को बोनस एक्ट भी एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया बोनस एक्ट उन फैक्ट्री को एप्लीकेबल है जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं ऑन लास्ट ईयर। अभी उसमें भी देखो डेफिनेशन है ना, बहुत माइन्यूटली बनाया गया है, सब चीजें जो लूप होल है उनको कवर अप कर दिया गया है ये इतने सेंटेंस के अंदर। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर देयर आर 20 और मोर वर्कर्स, 20 से ज्यादा वर्कर है तो बोनस एक्ट मुझे एप्लीकेबल है, आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी डे? अभी जैसे देखो लास्ट ईयर समझो 365 डेज थे, उसमें से समझो छुट्टी सब मिला के 65 डेज टोटल छुट्टी हो गया, तो बचे कितने, 300 दिन। 300 दिन अगर मैं किसी से काम करवा रहा हूं फैक्ट्री के अंदर, बराबर, अब वो 300 दिन में से 290 डेज मेरी फैक्ट्री में 18 वर्कर थे। 290 दिन कितने वर्कर थे, 290 डेज कितने वर्कर थे, मेरी फैक्ट्री के अंदर 18 वर्कर थे। 10 दिन जो बाकी बचे ना, 10 दिन आउट ऑफ 300 में से 290 हुए, बचे हुए 10 दिन, ये 10 दिन मेरी फैक्ट्री में 21 वर्कर्स थे, विच इज मोर देन 20, करेक्ट। अभी देखो रेशियो के हिसाब से देखे जाओगे तो 290 एंड 10, 290 में 20 से कम है, वो जो 10 दिन है उधर 20 से ज्यादा है। लेकिन लॉ में क्या लिखा गया है, ऑन एनी डे, एक दिन भी लिमिट क्रॉस किया तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। या तो मैंने 10 दिन भी क्रॉस किया है फिर भी 20 से ज्यादा, तो डेफिनेटली एक्ट मुझे एप्लीकेबल होगा, डेफिनेटली कुछ भी हो जाए। तो क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज 299 डेज 18 वर्कर थे, एक ही दिन जो नए 2-4 एम्प्लॉय आए थे वो एक दिन काम किया उन्होंने और देन वो लोग चले गए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो 299 18 वर्कर है, 299 डेज, एक दिन 21-22 वर्कर्स थे, एक दिन भी लिमिट क्रॉस किया मैंने, एक दिन भी अगर मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूं देन एक्ट इज एप्लीकेबल टू मी, बराबर। अभी वापस फिर एक डाउट आता है कि चलो समझो एक दिन क्रॉस किया, बाद में तो मैं नीचे ही था, तो फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, वो एक दिन के लिए होगी या हमेशा के लिए होगी या फिर होगी ही नहीं, या क्या होगा। सो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूँ, ये एक्ट में क्या लिखा है कि एक बार एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा, फिर चाहे तुम लोग की लिमिट 20 से कम हो 20 से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि बोनस एक्ट उनको एप्लीकेबल होता है जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं ऑन एनी डे इन प्रीवियस ईयर। अभी देखो इसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, जैसे कि सेकंड पॉइंट, सीजी कैन स्पेसिफाई अदर लिमिट एंड इट कैन बी लेस देन 20 बट नॉट लेस देन 10। अब ये पॉइंट का लॉजिक क्या है समझो। जैसे देखो अच्छा ना, इंडियंस या हर कोई पर्सन, नॉट ओनली इंडियंस, हर कोई पर्सन लूप होल ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ ही लेगा वो, करेक्ट। अब लूप होल समझो क्या ढूंढ के निकाला, लॉ क्या बोलता है 20 से ज्यादा वर्कर रखा तो बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है चलो मानता हूं। मैंने जानबूझ के ना 18 वर्कर रखे, जबकि मुझे नीड है ना 22 वर्कर की है, मुझे नीड कितनी है 22 वर्कर्स, रखे कितने मैंने खाली 18 वर्कर। क्यों, उसके पीछे दिमाग मेरा क्या, 18 रखेगा तो 20 से कम है तो बोनस एक्ट से बच गया। तो देखो बेनिफिट क्या, 18 रखे 22 की नीड है तो 4 लोग का काम जो एक्स्ट्रा मुझे करवाना था वो मैं इनसे वर्क प्रेशर डलवा के मैं कर दूंगा, 4 लोग का सैलरी बचाया,
बोनस एक्ट भी बचाया, और कभी भी एम्प्लॉय को ये फीलिंग नहीं आएगा काम नहीं है, फुर्सत है, कुछ काम ही नहीं है, मस्त टाइम पास भी होता है। दे विल फील कि हम लोग ऑल टाइम हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक उनको फीलिंग मिलेगी। तो मेरे लिए तो कैसा है, अगर मैं पैसा देगा ना, मैं रगड़ के काम करवा लेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा दे रहा है तो हर एम्प्लॉयर यही सोचता है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 18 वर्कर्स ही रखे जबकि नीड थी 22। अभी देखो गवर्नमेंट आके मेरे को एक दिन, ऑफिसर गवर्नमेंट का आके मेरे को बोलता है कि आपके यहाँ पे 18 वर्कर है, बट दे आर गिविंग आउटपुट जस्ट लाइक 22 वर्कर्स। 22 लोगों के जितना आउटपुट आप दे रहे हो और है वर्कर 18, ये कैसे है? तो मैंने बोला अभी है तो है, अभी क्या करूं, स्किल्ड है, इतना टैलेंट है वो लोग। तो टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, अब जानबूझ के ना नंबर्स कम रख रहे हो ताकि बोनस एक्ट एप्लीकेबल आपको ना हो। बोलो देखो आपका लॉ ही क्या बोलता है, 20 से ज्यादा वर्कर है तो बोनस एप्लीकेबल है। मेरे यहाँ पे वर्कर ही कितने, 18 वर्कर है, तो उसमें मैं क्या करूं, मैं तो लॉ के हिसाब से ही चल रहा है। 18 में तो बोल दिया है कि 20 से मोर है, मतलब लेस देन 20 में एक्ट एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, तो मैं क्यों एक्ट एप्लीकेबल कराऊं? अब देखो गवर्नमेंट को पता है कि फायदा उठा रहा है, मुझे भी पता है कि मैं इस चीज का फायदा ही उठा रहा हूँ, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने ना रूल निकाल दिया क्या, कि गवर्नमेंट एक्ट अप्लाई कर सकता है अगर 20 से भी कम है तो। अगर उनको लगता है 17 वर्कर है, 18 वर्कर है, फिर भी ये लोग आउटपुट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, विच इज मोर देन 20 वर्कर्स, मतलब 20 से ज्यादा वर्कर्स के जितना अगर आउटपुट जा रहा है मेरे यहाँ से, तो भी मुझे एक्ट एप्लीकेबल जबरदस्ती करवा देंगे। ठीक है, इवन इफ मेरे नंबर्स 20 से कम है तो भी। ठीक है, अभी देखो उसमें भी लिखा है इट कैन बी लेस देन 20 बट नॉट लेस देन 10। 10 से अगर कम है तो एक्ट मुझे फोर्सफुली एप्लीकेबल नहीं करा सकते, बराबर। क्योंकि देखो 10 से कम है मतलब समझो मैं 9 वर्कर्स रख रहा हूं, 9 वर्कर्स अगर मैं रखूंगा और 22 का आउटपुट दूंगा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बस खाली एक बोनस एक्ट एप्लीकेबल ना हो उसके चक्कर में नीड 22 की है और मैं 9 रखूं, तो ये तो मेरा ही कितना बड़ा लॉस हो रहा है कि जो मेरे को कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मैं छोड़ रहा है जस्ट टू अवॉइड बोनस एक्ट। इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है, तो वैसा तो कोई करने वाला भी नहीं है, बराबर। तो ये दो आपको लिमिट बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसके बेस पे ही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पॉइंट हम लोग रिपीट करते हैं कि एक्ट एप्लीकेबल कब है, सो 20 से ज्यादा वर्कर है तो, ओके। और सीजी का लिमिट क्या है कि 20 से कम है बट 10 से ज्यादा है तो भी सीजी आपको फोर्सफुली वो एक्ट अप्लाई करा सकता है। लेकिन लेस देन 10 है तो गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर नहीं है कि वो आपको फोर्सफुली एक्ट अप्लाई करवाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। Why government can apply this law if numbers are less than 10? तो उसका मैंने आपको रीजन प्रॉपरली डिफाइन किया कि क्यों कर सकता। जैसे देखो एम्प्लॉयर कैन इंटेंशनली रिड्यूस द नंबर सो दैट दे कैन अवॉइड बोनस एक्ट। इंटेंशनली लोग नंबर कम रखते हैं ताकि बोनस एक्ट से बचा जा सके। इफ प्रोडक्शन इज हाई देन गवर्नमेंट कैन अप्लाई दिस एक्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्शन में 20 से ज्यादा वर्कर्स के जितना दे रहा हो तो ऑब्वियसली मेरी फैक्ट्री को सेम इंडस्ट्री में जो दूसरी फैक्ट्री है उनको कंपेयर करेंगे ना कि इधर इसमें इतना वर्कर आ रहा है, इसमें इतना वर्कर से इतना आउटपुट आ रहा है, तो कंपैरिजन होता है वो। तो वो आराम से ढूंढ सकते हैं कि मैं जानबूझ के कर रहा है या सच में 18 वर्कर्स ही चाहिए। वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है गवर्नमेंट के लिए। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हम लोग ने, एक्चुअल एम्प्लॉइज है 19, नीड है 22, सो एक्चुअल आउटपुट सेम एज 22 वर्कर्स में दे रहा हूं, एक्सप्लॉयटेशन करके जबरदस्ती काम करवा के लॉन्ग वर्किंग आवर्स रख के ये सब कर रहा हूं, मैं तो सैलरी भी बचा रहा हूं। तो एप्लीकेबिलिटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू यू, मतलब आपकी फैक्ट्री को। लेकिन 9 वर्कर्स है, नीड है 22, सो कैंट गिव एज पर 22, मतलब आप आउटपुट 22 के जितना नहीं दे सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप एक इंसान से डबल से भी ज्यादा काम करवा रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो लॉस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। वैसे तो लॉस ही है एम्प्लॉयर का, और कोई भी एम्प्लॉयर खाली बोनस से बचने के लिए इतने नंबर्स कम नहीं करेगा, जबकि उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो थोड़ी वो कोई छोड़ने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज एलिजिबल टू रिसीव बोनस? बोनस के लिए एलिजिबल कौन है? तो सबसे पहले अभी देखो, अब तक जो हम लोग ने पढ़ा था वो ये था कि कौन सी फैक्ट्री को एप्लीकेबल है बोनस। ठीक है, तो वो फैक्ट्री के लिए था। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय की बात करेंगे, कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल है कि वो बोनस ले सकता है।
तो देखो, देर आर सर्टन क्राइटेरिया फॉर द वर्कर्स हु कैन रिसीव बोनस एज पर दिस एक्ट। तो कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो भी आपको बोनस मिलेगा। जैसे एक वर्कर है, क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं, वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डेज इन अ ईयर। अगर कोई वर्कर, ठीक है, अगर कोई वर्कर पूरे साल में 30 दिन अगर काम करता है, पूरे साल में 30 दिन भी अगर काम करता है एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 30 डेज भी अगर वो काम करता है, देन ही इज एलिजिबल फॉर बोनस। अब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कुछ मॉड्यूल्स मैंने देखी थी, कुछ मॉड्यूल्स के अंदर कुछ प्रिंटिंग एरर है, सो आप जस्ट एक बार चेक कर लेना कि कुछ मॉड्यूल्स में है ना 30 डेज इन अ मंथ लिखा है, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है कि एटलीस्ट 30 डेज इन अ मंथ, तो बचे फिर कितने दिन, कुछ है ही नहीं बचने वाला, तो वो प्रॉपर नहीं है, वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो रूल इज 30 डेज इन अ ईयर। तो अगर मुझे बोनस चाहिए ना, अगर मैं वर्कर है कोई फैक्ट्री के अंदर, तो मुझे पूरे साल में मुझे कम से कम 30 दिन काम करना है, ठीक है। अभी कुछ लोगों को ना ऐसे दिमाग में डाउट आता होगा, तो ये तो अच्छा है कि पूरे साल में आप 30-35 दिन काम कर लो और फिर बोनस ले लो। तो जो बेचारा 200-250 दिन 300 दिन काम कर रहा है, वो बोनस ले रहा है, लेकिन वो तो पागल है फिर इतना ज्यादा काम करके। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कम काम करोगे तो आपका सैलरी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। और दूसरा, ये रूल भी ऐसा ही है ना कि अगर आप 30 डेज से ज्यादा काम कर रहे हो, अभी सपोज मैंने 40 दिन काम किया या मैंने 300 दिन काम किया, तो 300 दिन वाले का प्रोपोर्शनेट रेशियो थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूलाज है, आपने कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज काम किया, टोटल वर्किंग डेज कितना था, वो सब कैलकुलेट होता है। सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपकी 40 है 50 है तो कम है, तो बोनस कम। आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज 250-300 है, बोनस ज्यादा। करेक्ट, वो ऑब्वियस रीजन है, कम काम करोगे कम बोनस मिलेगा, ज्यादा काम करोगे ज्यादा बोनस मिलेगा, ठीक है। देन सेकंड इज whose salary is less than 21,000 per month। अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से कम है, ठीक है, तो भी उसको बोनस मिलेगा। ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब इफ माय सैलरी इज 20,500 rupees, then I am eligible for bonus. If my salary is 21,500 rupees, then as per law, as per bonus act, मैं एलिजिबल तो नहीं है। वॉलंटरीली अगर मेरे को एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो उसकी चॉइस है, बट अगर वॉलंटरी है ना तो वैसे भी कोई देता नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा कोई क्यों करे। तो ये रूल है, लेकिन ये रूल में आपको ये चीज जो नीचे आपको फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। क्या? बोथ द कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड। आपको दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे पहली कंडीशन कौन सी है कि पूरे साल में कम से कम कितना दिन काम करना है, आपको 30 दिन काम करना है, और आपका सैलरी भी कितना होना चाहिए, 21,000 से कम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही आपको बोनस मिलेगा। ये क्राइटेरिया एम्प्लॉय का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हु इज एलिजिबल टू रिसीव बोनस, कौन एलिजिबल है जो बोनस मांग सकता है। ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके, हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो आपको एक थोड़ा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। जैसे समझो ये एक एम्प्लॉय है, इसका टोटल उसने काम किया था 28 दिन, 28 डेज, ही वर्क फॉर 28 डेज। उसकी पेड लीव थी 5 दिन, तो टोटल वर्किंग डेज हो गए 33। क्वेश्चन इज, पेड लीव ऐड होता है क्या वर्किंग डेज में? यस, पेड लीव आपने कमाया है, आपका अर्न किया हुआ लीव है, तो वो डेफिनेटली आपका वर्किंग डेज काउंट होता है। तो वर्क भले एक्चुअल में आपने कितने 28 दिन ही काम किया, लेकिन आपने पेड लीव आपने कितना कमाया था 5, तो 28 प्लस 5 तो कितना हो गया 33, ग्रेटर देन 30, 30 से ज्यादा हो गया, तो आपका टोटल वर्किंग डेज हो रहा है 33 एंड यू आर एलिजिबल फॉर बोनस। बराबर। सेकेंड हम लोग देखते हैं, ये भी एक एम्प्लॉय है। अब ये भाई साहब ने 21 डेज काम किया फैक्ट्री के अंदर इंडिया में, पेड लीव इसकी 3 दिन है, एंड वर्क एट द दुबई ब्रांच फॉर 10 डेज।
क्वेश्चन ये आता है आउट ऑफ इंडिया अगर वो फैक्ट्री के काम से ही गया है तो उसको बोनस मिलेगा क्या, और वो उसका वर्किंग डेज काउंट होगा क्या। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 21 प्लस 3 दैट इज 24 प्लस 10 सो दैट इज 34, सो टोटल वर्किंग डेज 34, 30 से ज्यादा एलिजिबल फॉर बोनस। करेक्ट। ये कैलकुलेशन मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या नहीं होती है, और टोटल हम लोग को कैसे निकालना है। देन हु इज एलिजिबल टू रिसीव बोनस, अगेन वन मोर एग्जांपल, ये भी एक एम्प्लॉई है। ओके, अभी देखो वर्कर कुछ भी काम करता रहे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग काम करे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कैंटीन में काम करे, जैसे यहाँ पे ये टॉयलेट क्लीनर है, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर वो फैक्ट्री में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में रह के काम कर रहा है, वर्कर की डेफिनेशन में रह के काम कर रहा है, तो उसको ये सब क्राइटेरिया, ये सारे रूल एप्लीकेबल है और उसको भी बोनस मिलेगा अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो। अब देखो ये भाई साहब ने 21 डेज इंडिया में काम किया, उसकी पेड लीव थी टोटल 7 डेज, 7 दिन उसकी पेड लीव है। तो अगर आप टोटल करोगे सो कितना हुआ है, खाली 28, तो लेस देन कितना हुआ 30, लेस देन 30 सो नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। समझा? ठीक है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जिससे पता चलेगा आपको कि कैसे बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है, क्या डेज कैलकुलेट होते हैं, कैसे वो सब। आगे देखते हैं हम लोग कि टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। टाइम लिमिट क्या होती है, अगर किसी को आपको बोनस देना है तो कितने टाइम के अंदर पे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं this act specified time for the payment of bonus, and an employer is liable to pay bonus within the limit, otherwise it will attract penalty। लॉ में टाइम लिमिट लिखी गई है कि इतने अंदर तो आपको बोनस सबको दे देना है, अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपको पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। हम लोग टाइम लिमिट चेक करते हैं। टाइम लिमिट है, so first time limit is bonus must be paid within 8 months from the end of the financial year, and second time limit is if it is directed by any court then it must be paid within 30 days। सिंपल, आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इस चीज का। पहले में लिखा है कि बोनस 8 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। 8 महीने आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 8 महीने का कैलकुलेशन सिंपल, कहां से कैलकुलेशन, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन मार्च 31 मार्च, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, कितने मंथ्स हुए, 8 मंथ हो गए। अगर 8 मंथ हो गए तो लास्ट मंथ इज नवंबर, तो 30 नवंबर के पहले कुछ भी हो जाए बोनस मिल जाना चाहिए। अभी देखो इंडिया में है ना कुछ कंसेप्ट्स है जो बहुत लोग रॉन्ग तरीके से लेते हैं। जैसे आप किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉय को पूछोगे ना विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, तो सब लोग एक ही बोलेंगे दिवाली। दिवाली का रीजन ये होता है, सबको लगता है दिवाली बोनस मिलता है, सो दिवाली बोनस, दैट्स द मेन फंडा। बट एक्चुअली इट इज नॉट अ दिवाली बोनस, इट इज बोनस बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो आप नवंबर एंड के पहले पे करोगे तो नवंबर एंड के पहले कोई भी, मतलब अगर जैसे नवंबर एंड के पहले देना है तो जनरली क्या होता है, नवंबर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम दिवाली आता है, इसके लिए वो नवंबर में दिया जाता है। और नवंबर में दिवाली की वजह से नहीं है, ये रूल के हिसाब से है। तो लास्ट फेस्टिवल अगर कोई नवंबर में आप देखोगे तो वो दिवाली ही होएगा, तो इसके लिए फिर वो दिवाली में दिया जाता है। सो इट्स नॉट अ दिवाली बोनस बट इट इज अ बोनस बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। एंड if it is directed by any court then it must be paid within 30 days। अभी इसका रूल सुन लो। समझो मेरा टोटल बोनस अमाउंट था 7,000 रुपीज, मेरे को बोनस खाली दिया 4,000 रुपया, तो मैंने एम्प्लॉयर को जाके बोला 4,000 क्यों, मेरा बोनस तो 7 हो रहा है। एम्प्लॉयर मेरे को बोलता है 4 ही मिलेगा, जो करना है कर लो जाओ। बोला ऐसा थोड़ी, ये तो रॉन्ग है, मेरा लीगली तो बोनस बनता है 7,000 और वो मुझे तो मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर बोलता है नहीं दोगे, नहीं देंगे तो क्या कर लोगे। बोला ठीक है, मैं जाके कोर्ट में केस कर रहा हूँ। मैंने जाके कोर्ट में केस किया, मैंने अपने एविडेंसेस, कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, एम्प्लॉयर ने अपने कैलकुलेशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, कोर्ट ने डिसीजन मेरे फेवर में दिया, मतलब मैं केस जीत गया। मुझे अब तक खाली कितना मिला था 4, मुझे मिलना कितना चाहिए था 7, कितना शॉर्टफॉल हुआ 3,000। तो कोर्ट डायरेक्शन देगा क्या कि ये पर्सन को, ये वर्कर को आप बोनस दो, जो बैलेंस अमाउंट बचा है
within 30 days. So it is, if it is directed by the court, तो 30 दिन के अंदर पे होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखते हैं रेट ऑफ बोनस. देयर आर प्रिस्क्राइब रेट ऑफ बोनस अंडर द एक्ट, और वो रेट क्या है? सो मिनिमम रेट इज 8.33% एंड द मैक्सिमम रेट इज 20%. 8.33% से कम बोनस नहीं जाना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. 8.33% of what? 20% of what? Obviously wages. So 8.33% of wages and 20% of wages. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन फ्रॉम द बोनस. अभी देखो, एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट एनी कस्टमरी और पूजा बोनस फ्रॉम द फाइनल पेमेंट ऑफ बोनस एंड इट इज लीगल इन नेचर. जैसे समझो मैं सबको बोनस देने वाला हूँ 5,000 रुपया नवंबर मंथ में एज पर रूल. सपोज उसके पहले 4-5 महीने मैंने सपोज कोई पूजा रखा था फैक्ट्री के अंदर, कोई कथा वथा रखा था, वहां पे सब एम्प्लॉय को मैंने बुलाया था. अब एक अच्छा ओकेशन था तो मैंने सोचा सबको खाली हाथ नहीं भेजना है. मैंने सबको 1,000 रुपए का एनवेलप दिया था, वॉलंटरीली खुशी खुशी दिया. सबको लगा क्या मस्त बॉस है अपना, मस्त एम्प्लॉयर है, पूजा में आने का भी पैसा मिल रहा है अपने को. अभी देखो बोनस अमाउंट कितना देना है? 5,000. जब नवंबर आया ना तो मैंने सबको खाली 4,000 ही बोनस दिया. तो एम्प्लॉय आके मेरे को पूछने लगे, अरे सर ये 4 कैसे हुआ, ये तो 5 होता है. हमने याद कर 4 महीने पहले तो सत्यनारायण की कथा में आया था, पूजा में आया था, तो तेरे को 1,000 रुपीज मैंने दिया था, ये मैंने डिडक्ट किया है. अभी एम्प्लॉय मेरे से झगड़ा करने बैठ गया. हम लोग ने थोड़ी मांगा, आपने वॉलंटरीली दिया, और बोल के तो देते ये बोनस में से डिडक्ट हो गया, आपने तो कुछ बोला भी नहीं, तो हम लोग ने तो खुशी खुशी ले लिया. बोला देखो बोल के दू ना बोल के दू, तुम लोग ने मॉनेटरी बेनिफिट मुझसे लिया, तो मेरा राइट बनता है कि वो पूरा एडजस्टमेंट में तुम लोग के फाइनल अमाउंट ऑफ द बोनस से कर सकता हूँ, और तुम लोग मुझे उस पर ना भी नहीं बोल सकते. अगर वो लोग जाके कोर्ट में केस भी करेंगे ना तो भी मैं ही जीतेगा एज एन एम्प्लॉयर. क्यों? क्योंकि मैंने जो डिडक्शन किया है वो एज पर लॉ किया है. ठीक है. तो ये प्रॉपर डिडक्शन है, या बिंदास कर सकते हो, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है. ठीक है. चाहे आप बोल के दो ना बोल के दो, फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. ये वैसे देखने जाओगे तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है, बट जाते जाते एक बार हम लोग ना ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है. क्योंकि देखो ये जितने भी लेबर लॉ के टॉपिक्स है ना, सब के अंदर माइनर ऐसा छोटा छोटा अमाउंट, डेज, ये वो सब कुछ बहुत है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. तो सबसे पहले एक्ट इज एप्लीकेबल वेयर देयर आर 20 और मोर वर्कर्स, मोर देन 20 वर्कर्स है तो आपको एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर मिनिमम 30 डेज इन ईयर. आपको अगर बोनस चाहिए तो एम्प्लॉय को साल में कम से कम 30 दिन काम करना पड़ेगा. सैलरी 21,000 से कम होना चाहिए. मिनिमम रेट जो मैंने बताया था 8.33% एंड मैक्सिमम रेट इज 20%. दोनों भी 8.33% ऑफ वेजेस एंड 20% ऑफ वेजेस. देन नॉन एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज, बिंगो. अभी देखो, हाँ एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको शायद रेज हुआ रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ. बिंगो को बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो क्वेश्चन ये आता है तो ये लोग तो फिर पागल है जो ऐसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोनस ही नहीं मिल रहा है. तो ऐसी जगह काम कौन करेगा? देखो इनको बोनस मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है. मतलब बैंक, बी फॉर बैंक, आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी, एन फॉर एनजीओ, जी इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ओ फॉर ओशियनिक एम्प्लॉइज, ये सबको बोनस मिलता है, बट नॉट एज पर बोनस एक्ट, एज पर देयर ओन एक्ट. तो बैंकिंग वालों को बैंक के रूल्स के हिसाब से बोनस मिलेगा, इंश्योरेंस वालों को इंश्योरेंस के एक्ट के हिसाब से बोनस मिलेगा, बोनस एक्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा. ठीक है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बोनस एक्ट, नॉट अदर एक्ट. देन बोनस मस्ट बी पेड विद इन 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बोनस मस्ट बी पेड विद इन 30 days इफ इट इज डायरेक्टेड बाय कोर्ट. कोर्ट डायरेक्शन देगा तो 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा. एन एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट पूजा बोनस फ्रॉम द फाइनल अमाउंट. फाइनल अमाउंट जो भी होगा बोनस का, उसमें से ये भी ऑफिशियली डिडक्ट हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे ये टॉपिक जो बोनस एक्ट था, छोटा सा टॉपिक, हम लोग एंड करते हैं. थैंक यू.